जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। चलिए, दैट्स ग्रेट। कल हमने कुछ बात इनिशिएट की थी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहा गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जिक्र की थी कि किसी भी तरह का डिसीजन करना हो तो उस डिसीजन के अंदर जो मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो बेनिफिट्स और कॉस्ट है, और हमें कंपैरिजन करना होगा बेनिफिट्स और कॉस्ट का व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर मेजर चैलेंज ये है कि जो बेनिफिट्स हैं दे मे नॉट अक्रू और इन कैश इन 1 ईयर ओनली, वो फ्यूचर के अंदर भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे होता है। जो बेनिफिट्स आज मिलने हैं उनका कंपैरिजन आज की कॉस्ट से हो सकता है, और जो बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलने हैं फिर शायद उसका कंपैरिजन फ्यूचर कॉस्ट से होना चाहिए। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उस कंपैरिजन को करने के लिए हमें अगर फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं तो उनकी आज की डेट पे वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट तो फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आई होप स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं। नो सर। जी देखिए, क्या नज़र आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अब आ रही हैं जी? नो सर। अच्छा, एक सेकंड रुके, मैं ज़रा उसको सेट कर लूँ, इशू आ रहा है इसमें। ओके।
ओ जी, आपको आवाज नहीं आ रही थी? आपका माइक म्यूट था सर। आपका माइक ऑफ था। जी, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है जी आवाज? जी सर, जी अब सर, आ अब रही आ है। रही है। तो भाई मैं बोल ही जा रहा हूँ तो आप कोई पहले लिख देता। मैंने तो एकदम चैट की तरफ देखा है, तो कहीं वो मैंने ऑफ की थी इसकी सेटिंग करने के लिए। वो आपको आवाज अभी तो आ रही है ना आवाज? जी सर, अब आ रही है। अच्छा चलिए जेंटलमैन, मैं दोबारा बात कर देता हूँ जो मैं पहले बता रहा था। इन द मीनवाइल आई वाज सेइंग कि जो बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलने हैं, हमें इनफैक्ट उनकी आज की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। तो आई वाज इनफैक्ट डिस्कसिंग कि ये बताएं, अगर इन जनरली आप अपने जो कुछ भी आपके नॉलेज जहन में है आप उसकी लाइट में बता सकें कि क्या डिफरेंस है पैसे की वैल्यू में जो आज मिलेगी या फ्यूचर में मिलेगी, में ये डिफरेंस होता है। और अगर डिफरेंस होता है तो उसकी रीज़न क्या है, कॉज क्या है। यानी कहा यह जाता है कि आज का 1 रुपया आज से 1 साल बाद मिलने वाले 1 रुपये के बराबर नहीं है। तो व्हाट इज द रीज़न, रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन सर। जी, इन्फ्लेशन आपने कहा, कोई और कुछ बताना चाहे? अच्छा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी लिमिटेड हैं आई थिंक, तो इसलिए कोई बताना नहीं चाह रहा। बहरहाल, अच्छा जेंटलमैन, ये जो इन्फ्लेशन वाली बात की, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो देखिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन प्रिवेल करती है, कम ज़्यादा थोड़ी बहुत, हर जगह पे इन्फ्लेशन प्रिवेल करती है। फाइन। जी सर। अच्छा, जो पैसे की वैल्यू में अपेरेंटली हमें कमी नज़र आती है ना जी, वो कमी जो नज़र आती है वो इस वजह से नज़र आती है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई, चेंज आया उस इन्फ्लेशन के अंदर। इनफैक्ट उस चेंज की वजह से ये होता है जी। एक सेकंड जी, जरा मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं ये बता रहा था जी, इनफैक्ट इन्फ्लेशन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कोई चेंज वाक़या होता है तो उस चेंज की वजह से तो वैल्यू कम होगी। यानी आज इन्फ्लेशन फर्ज कर लें पाकिस्तान में 10% है और कल इन्फ्लेशन 15% हो जाती है 1 साल के बाद, तो पैसे की वैल्यू में तब्दीली आएगी, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। फाइन। लेकिन ये तो हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी इन्फ्लेशन होती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन सस्टेन करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कांस्टेंट रहे, यानी साल के स्टार्ट पे भी 10% है, इस साल के एंड पे भी 10% है, अगले साल के एंड पे भी 10% है, उससे अगले भी, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन तो प्रिवेल कर रही है और कांस्टेंट रह रही है। तो जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी आज है वही परचेजिंग पावर ऑफ मनी साल के बाद, उससे अगले साल, उससे अगले साल भी होगी। बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। तो इसका मतलब जो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट आप रेज कर रहे हैं वो दुरुस्त पॉइंट नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो प्रिंसिपल है वो इन्फ्लेशन के प्रिंसिपल की बुनियाद पे इवॉल्व नहीं हुआ। देयर इज सम अदर रीजन, कोई और रीजन है, कोई और रीजन अगर आपके जहनों में आती है तो। अच्छा जी, नहीं आ रही जहनों में, फाइन। अच्छा, अब आप जो कि आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर आमतौर पे जब भी फैसला किया जाता है तो फैसले के अंदर दो तरह की कॉस्ट का, दो तरह की चीज़ों का जिक्र हुआ था, रेलेवेंट रेवेन्यू का और रेलेवेंट कॉस्ट का। और जब रेलेवेंट कॉस्ट की बात की जाती है उसमें पहली कॉस्ट तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट जो इनकर हो रही है, और दूसरी कॉस्ट जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अगर कोई मुझे बता सके कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एनी वन ऑफ यू?
Benefit, sir, which foregone. बेनिफिट विच इज फॉरगॉन। जी कोई और बताना चाहे? सर एक अल्टरनेट जो हम चूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में हम जो लूज कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। राइट। तो मुझे ये बताइएगा, जब हम कोई डिसाइड करते हैं तो डिसीजन करते हुए हम इन चीज़ों का कंपैरिजन, इन चीज़ों को डिसीजन करते हुए शामिल करते हैं अपने डिसीजन के अंदर, इसका इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये नहीं करते? करते हैं सर। करते हैं सर। ओके, करते हैं। सो अगर आप ये समझते हैं वो करते हैं और आप मुझे बता रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनफैक्ट वो है कि जो बेनिफिट आप फोरगो करेंगे, लूज करेंगे बाय अवेलिंग अनदर ऑल्टरनेटिव, आम तौर पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब ऑप्शंस होती हैं आइदर और वाली बात, या तो ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके अंदर आपको ये चीज, इस चीज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही है ना? अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि फर्ज करें, ये भी आइदर और सिचुएशन है, अगर फर्ज कर लें वो पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलना है अगर वो आज मिल जाए, तो क्या आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ओके। सो प्रैक्टिकली अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्रिंसिपल पे खड़ा है कि अगर वो पैसा आज आपको मिल जाए, और इन्फ्लेशन जैसे हमने कहा वो तो कांस्टेंट भी रह सकती है, तो इवन देन इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहे तो फिर भी वो पैसे की वैल्यू जो आज से 1 साल बाद मिले, आज उसकी वैल्यू उतना के बराबर नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। तो उसकी प्राइमरी रीजन जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी अगर आपको आज 1,000 रुपया दे दिया जाए तो आप उसको और कुछ ना करें, आप बिल्कुल भी कुछ ना करें, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा दें। अगर आप बैंक में रखवा देते हैं तो साल के बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा। तो सो यू आर लूजिंग दैट इंटरेस्ट। अगर आप वो पैसा आज रिसीव नहीं करेंगे बल्कि 1 साल बाद रिसीव करेंगे, तो आप उस इंटरेस्ट को जो कि आप कमा सकते थे, विच यू कैन अर्न, यू हैव टू लूज दैट। ऐसा ही है जी? यस सर। तो अब बात समझने की कोशिश करें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के गिर्द खड़ा है। जरा टॉप पे एक चीज अपीयर हुई है, वी नो दैट receiving ₹1 today is worth more than ₹1 in the future। क्यों? कि फैक्टर जो मेनली इन्वॉल्व है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। मेरी बात समझ पाए हैं? यानी अगर आज आपको 1,000 रुपया दिया जाए और मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट पे वेल कर रहा हो, तो आज अगर 1,000 मिला हुआ तो वो कल 1,100 के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर वो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा तो आप वो जो 100 रुपए का इंटरेस्ट कमा सकते थे, आप उसको लूज कर गए हैं। ऐसा ही है? जी सर। तो इसका मतलब जो पैसे फ्यूचर में मिलेंगे उनकी आज वैल्यू 1,000 रुपए के बराबर नहीं है, और ना होने की प्राइमरी रीजन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। अगर इसका मतलब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लग जाए तो हम आज के पैसे को कल के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर 8,000 मिले तो कल वो कितने के बराबर होगा, इसे फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। अगर वो तभी पता लग सकता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता हो, या जो फ्यूचर में पैसा मिला तो उसकी आज वैल्यू कितनी होगी वो हम पता कर सकते हैं अगर हमें किस चीज का इल्म हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी। So the opportunity cost of receiving ₹1 in the future is interest that we could have earned if we had received that ₹1 sooner। अगर आज मिल सकता होता तो हम उससे अर्न कर सकते थे। सो आज के पैसे को फ्यूचर में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसे फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडिंग कहते हैं, और अगर फ्यूचर के पैसे को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो इसे डिस्काउंटिंग का नाम दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। जी सर। चलो,
तो बेसिकली आपका ताल्लुक ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू के साथ है, लेकिन इवन देन आपको फ्यूचर वैल्यू का पता होना चाहिए. इफ़ यू डिपॉजिट ₹100 इन एन अकाउंट अर्निंग 6%, हाउ मच वुड यू हैव इन द अकाउंट आफ्टर 1 ईयर? 1 साल के बाद आपके अकाउंट में क्या होगा? हमें डायरेक्टली पता है ₹106 होंगे. ऐसा ही है ना? तो ये इनफैक्ट इसका फॉर्मूला है जो इनफैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स पे अप्लाई होता है, या अगर आप इसको यूं देखना चाहें तो ये आप मैनुअली अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं. ये ऊपर वाले जो लिखा है ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. इनफैक्ट फ्यूचर वैल्यू बराबर है प्रेजेंट वैल्यू. आज जितने पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 1+i. अब आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन मीन नंबर ऑफ पीरियड्स. तो अगर आप इस पर फिट करें तो ₹100 इंटू 1+i क्या है? 1.06. और पावर एन के बाद जितने अरसे के लिए आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर 1 साल के लिए है तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा. अगर 2 साल के लिए तो 2, 3, 4, 5 उतने पीरियड की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. तो ये वाला जो 1+i⁻n है, ये इनफैक्ट कहलाता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर ये 6% है तो ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9, 10 whatever. तो इनफैक्ट ये आपको अगर इस चीज़ का पता हो 1+i⁻n, तो आप किसी भी प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो पूरा नाम लिखा हुआ है वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं इसको, एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड. तो इसके लिए आपने अगर पहले लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए. इसके लिए टेबल्स भी बने हुए हैं, तो आप उस टेबल से भी देख सकते हैं, या आप खुद भी मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं. जी जस्ट अ मिनट. अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब. सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही.
सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज पहुंच रही है आप तक जी? सर अब आवाज आई है, काफी देर से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी सॉरी, इनफैक्ट एक वो अर्जेंट कॉल भी थी और दरम्यान में मैं ऑन करना उसको भूल गया। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा था, मैं दोबारा थोड़ी सी रिकैप कर दूँ, जरा कॉन्टिन्यूटी में इस बात को देखते हैं कि जो फ्यूचर में हमें पैसे मिल रहे हैं उसकी आज वैल्यू अगर कम है तो उसकी कम होने की वैल्यू की प्राइमरी रीजन जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फाइन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर हम पता लग जाए तो हम कल के पैसे को आज और आज के पैसे को कल के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला रखा ये है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i⁴n। और ये कहा गया कि अगर आई जो है चेंज होता रहे, इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, और एन नंबर ऑफ पीरियड्स भी चेंज होते रहे, फॉर व्हाट विच पीरियड यू हैव इन्वेस्टेड, कितने अरसे के लिए, तो हम ये सारा जो 1+i⁴n है इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिफरेंट नंबर ऑफ पीरियड्स पे कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर टेबल्स में भी मिलता है, और आइदर यू कैन डू इट बाय योर ओन, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के दोनों ये तरीकाकार, दोनों के दोनों ये रास्ते हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो जैसे ये निकाला, अगर मैं यहीं से आपको लिंक करना चाहूँ कि प्रेजेंट वैल्यू, अगर चलें बल्कि एक एग्जांपल और देख लें,
ये 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं 6% अकाउंट और 5 सालों के लिए है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे पहले सॉल्व कर लें। आपको कैलकुलेटर पे भी ये मिल सकता है, यानी आप 1 + i⁻n यानी 1.06 पावर 5, आप अगर इसको सॉल्व कर लें, वही फैक्टर जो है आपको ये टेबल से मिल सकता है, 100 से मल्टीप्लाई करने तो 133 रुपये के बराबर होगा। जी, अब ये कुछ प्रेजेंट वैल्यू वाली बात मैं आपके सामने रखता हूँ। फ्यूचर वैल्यू का तरीकाकार वो है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i⁻n। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें तो हम इसको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का तरीकाकार क्या होगा, ये आपको लिखा नजर आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i⁻n, या इसको फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + i⁻n भी कहा जाता है। तो अगेन ये 1 + i⁻n या 1/1 + i⁻n जो है, ये टेबल के अंदर आपको सॉल्व हुआ मिल सकता है। आप उस सॉल्व किए हुए को भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल से वो वैल्यू पिक कर लें और आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अगर आपको पेमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम के अंदर मिल रही है तो उसे हम एनओटी का नाम देते हैं। जैसे कि कैश फ्लोज आप देखते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर कि जो आपके कैश फ्लोज हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक से ज़्यादा दफ़ा मिलते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आपको कैश फ्लोज मिलेंगे तो उसके लिए एनओटी का तरीकाकार है। एक तो तरीकाकार ये भी है कि आप 1/1 हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, या आप 1/1 हर अमाउंट के निकालने की बजाय आप तमाम को एनओटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें अगर सिमिलर कैश फ्लोज हैं। एनओटी अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अकरिंग एट द एंड ऑफ पीरियड। अगर वो पीरियड एंड पे अकर हो रहे हैं तो यानी इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 ईयर के एंड पे जो मिलेगा उसको टाइम 0 पे ले आए, 2 ईयर के एंड पे मिलेगा। तो इन तमाम को अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, वो तो तमाम पैसे जो फ्यूचर में मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। या अलहदा अलहदा करने की बजाय एक ही दफ़ा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एनओटी यूज़ किया जा सकता है। और वो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनओटी, ये एग्जांपल्स वगैरह हैं। अब आप स्लाइड्स अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ये जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए तरीकाकार है। ये अब फॉर्मूला जो है एनओटी का वो ये है, फ्यूचर वैल्यू निकाला जाता है, पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगेन ये उसी की कैलकुलेशन की रिफ्लेक्शन है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ पीरियड्स। या इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1 + i⁻n-1/i। ये कैलकुलेटर पे खुद सॉल्व कर लें या टेबल से देख लें तो आपको ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मिल सकते हैं। तो लाइक वाइज अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी आएगा। और उसको कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। ये लिखा है भाई, पेमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी एंड आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड। या तो टेबल से देख लें या खुद सॉल्व कर लें। खुद सॉल्व करने का तरीकाकार 1 - 1/1 + i⁻n, या इसको 1 - 1 + i⁻n भी लिखा जा सकता है ओवर आई। ये फैक्टर जो है ये टेबल से मिल जाए। जो पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलनी है उन तमाम पेमेंट, अगर वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है और इक्वल हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई कर दें इस अमाउंट के साथ, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का पता लग सकता है। आई होप ये बात समझ आई है जी। जी आई होप ये बात समझ आई है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू में और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब आवाज़ नहीं आ रही, अब सारे खामोश हो गए हैं, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? Clear है सर। अच्छा, दैट्स जी। स्लाइड्स पे नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं आप?
ये स्लाइड नहीं नजर आ रही सर। जी अब नज़र आ रही है जी। जी अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ये जो लिंक आपसे किया गया ये उसी रेफरेंस से है। हम कैपिटल बजटिंग अगर डिसीजन करना चाहते हैं तो एक तो हमने वो फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा जो कि यहाँ पे जाके इन्वॉल्व होगा, और उसका बैकग्राउंड हमने बता दिया कि वो किस तरह से और किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से तरीक़ाकार हैं वाइल डिसाइडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं पहले ओवरव्यू दे दूं, फिर मैं आपको वन बाय वन शो करता हूं, जो जहाँ पे आपके मसाइल हैं फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए प्राइमरीली जो तरीक़ाकार मौजूद हैं उसमें सबसे पहला तरीक़ाकार जो आमतौर पे यूज़ किया जाता है वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, जिसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज देख लें, आपको जो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलना है, प्रॉफिट मिलना है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप ऑप्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर से पैसे नहीं निकलने लग जाने। अगर लाइक प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट को यूज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली कॉस्ट इनकर होगी, उस जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनको हम बाद में सेल करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कॉस्ट इनकर होगी, इनका अगर नेट कर लें तो ये हमारा प्रॉफिट बचता है। तो जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंटीसिपेटेड हैं हम उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके या एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। उसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। और उस एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को अपने बेंचमार्क रेट से कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ये ऑप्शन हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है वो वायबल प्रोजेक्ट है, क्या हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। लेकिन जब इस मेथड के अंदर हमें कोई फ्लॉ नज़र आए प्रैक्टिशनर्स को तो उसके बाद उससे अगला मेथड डेवलप हुआ। सो जहाँ पे जो फ्लॉ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो पैसे आपको फ्यूचर में मिलने हैं आप उन पैसों कैश फ्लोज की बात नहीं कर रहे बल्कि आप बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स की। तो जब प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देयर आर मैनी नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कि शायद अपॉर्शनमेंट है जो ऑलरेडी कॉस्ट इनकर होगी है। फॉर एग्जांपल आप एक किसी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो जो डेप्रीसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट है वो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर रहे होंगे। तो असल में आप कंपैरिजन भी यही करना चाह रहे हैं कि वो प्लांट हमारे लिए वायबल है, उस प्लांट की कॉस्ट कितनी है और उसके नतीजे में हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जब उसके नतीजे में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करते हैं तो उस प्लांट की कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट अगर दोबारा उस प्रॉफिट को चार्ज की जा रही है ये तो डबल फिर इन्वॉल्व हो जाएगी उस प्लांट की कॉस्ट। तो इट्स बेटर कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। फाइन, तो जब कैश फ्लोज को बात कर के बारे में बात करने की बात आई तो सबसे पहला जो तरीकाकार इवॉल्व हुआ उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं या कैश पे बैक पीरियड कहते हैं। कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट बैक योर मनी, आपको आपका पैसा वापस मिलने में कितना टाइम लगता है। जितना जल्दी पैसा लगाया वो आपका वापस मिल जाएगा, उसके बाद बिजनेस के लिए फ़ायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो कैश पे बैक पीरियड है, ये दूसरा मेथड इवॉल्व हुआ। अब इस मेथड के अंदर भी कुछ फ्लॉज निकले। एक फ्लॉ इसमें कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम तो हमने ओवरकम कर लिया, लेकिन दूसरा जो फ्लॉ निकला वो भी हम आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। दूसरा जो फ्लॉ निकला वो ये है कि जो इससे आपको पैसे मिलने हैं, जो आपको कैश फ्लोज मिलने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर से, वो कैश फ्लोज जब पे बैक पीरियड यानी जितने अरसे के अंदर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाती है वो सिर्फ उस वक्त तक तो नहीं मिलने बल्कि उसके बाद भी मिलने हैं। तो अगर उसके बाद भी मिलने हैं तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पे बैक पीरियड क्या है। सो अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक पीरियड 2 साल है, दूसरे का भी 2 साल है, तो हमारे लिए तो दोनों प्रोजेक्ट इक्वली एक्सेप्टेबल हुए। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 2 साल है और दूसरे का 2 साल है, लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट है वो 2 साल के बाद अगले 4 सालों तक आपको लाख लाख रुपया
और रिटर्न देगा और कैश फ्लो मिलेगा। लेकिन दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसकी भी रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, लेकिन वो 4 सालों के अंदर 50,000 रिटर्न देगा। सो इवन देन कि पे बैक पीरियड सेम है, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड के बाद हमें ज़्यादा कैश फ्लो दे रहा है, तो हम अगर इनडिफरेंट हो रहे थे पे बैक पीरियड की बुनियाद पे, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वट एवर द कैश फ्लोज दैट विल बी अवेलेबल आफ्टर द पे बैक पीरियड, हमें उनको भी अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है। एक तो पहला ये फ्लॉ था। दूसरा फ्लॉ, अगेन जो मेन फ्लॉ है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल है कि जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं हम उनकी बुनियाद पे आज डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे कितने अरसे के अंदर हमारे लगाए हुए पैसे हमें वापस मिल सकते हैं, पे बैक पीरियड क्या है। बट चैलेंज हमारे लिए ये है कि जितने अरसे के लिए जो हमें जितने अरसे के बाद वो पैसा वापस मिलता है, वो पैसे हमें आज नहीं मिलने बल्कि फ्यूचर में मिलने हैं, तो उन पैसों की आज वैल्यू उतनी नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तरीकाकार जो इसके एक फ्लॉ को, पे बैक पीरियड के एक फ्लॉ को दूर करने के लिए डेवलप हुआ, उसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का नाम दिया गया कि आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें, पहले प्रेजेंट वैल्यूज निकालें और फिर उसके बाद इक्यूमुलेट करके पे बैक पीरियड निकालें। लेकिन इस मेथड के अंदर दूसरा फ्लॉ स्टिल बरकरार रहा कि जो पे बैक हो जाने के बाद कैश फ्लोज मिलने हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो अगर उनको अकाउंट फॉर करेंगे तो फिर इससे अगला तरीका का डेवलप हुआ दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात आई। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसे एनपीवी भी कहते हैं आप, इनफैक्ट कंपैरिजन ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग रिसीव्ड इन फ्यूचर, उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू को आज जितनी कॉस्ट लगी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से अगर कंपेयर कर लिया जाए तो दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो हमारे लिए पे बैक पीरियड, सॉरी, वो हमारे लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। और अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उस प्रोडक्ट के फॉर या अगेंस्ट डिसाइड करेंगे। और इसी तरह से अगला मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी प्रेजेंट वैल्यूज की बुनियाद पे ही बेस करता है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू की बुनियाद पे हम कुछ आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो फॉर जो डिस्कस हुआ, अगर इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, any questions so far? So in fact everyone was facing challenges in this topic, तो I expect कि कुछ सवाल होंगे। बहरहाल अगर कोई सवाल हो तो आप इंटरप्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ये एक पूरा थोड़ा सा पहले प्रोसेस के बारे में गाइड किया जा रहा है, फिर उन मेथड्स पे, देन उस मेथड की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पे चलते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो ऐसे नहीं हो जाते कि किसी ने कहा कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाए और पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। राइट, जो इन्वेस्ट किए जाते हैं उन इन्वेस्ट करने पहले पैसों का जो एनएसआर है वो एक तो फंड्स की अवेलेबिलिटी पे है, और इसके अलावा डिफरेंट जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, अदारे के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके लिए प्रपोजल्स आएँ, तो कोई ना कोई एपेक्स अथॉरिटी होगी जो उन सारी चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पे कैपिटल बजट कमेटी या जो अप्रूवल्स इस तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई सब कमेटी हो सकती है, वो इस चीज़ों के बारे में डिसाइड करती है। यानी प्रपोजल्स आमतौर पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से रिसीव की जाती हैं, उनको देन स्क्रीन किया जाता है, असेस किया जाता है, और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इसमें से कौन से प्रोजेक्ट वायबल हैं, और वायबल हैं तो फिर उनके लिए फाइनल अप्रूवल ली जाती है और अप्रूव किया जाता है उसके लिए कैपिटल बजट। एक फ्लो है। हमने अभी बात की थी कि जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात करेंगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अलावा जितने भी मेथड्स मैंने भी एलेबोरेट किए उन तमाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो कैश इन या आउटफ्लोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कैश फ्लोज की बुनियाद पर डिसाइड करने के लिए चलेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स कैश फ्लोज की दी हुई हैं, इनके अंदर अगर आपको कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि कोई ऐसे ही डिसाइड नहीं हो रहा था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है उसका एनएसआर फंड्स की अवेलेबिलिटी पे भी है,
उसके रिलेशनशिप अमंग प्रोजेक्ट्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हैं उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये इनफैक्ट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से बात है। कंपनी की बेसिक डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या है, रिस्क एसोसिएटेड क्या है, इन तमाम की को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करते हैं। अब ये वन बाय वन एक एक जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैंने पहले इससे सबसे पहले जो कि मैंने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताया, तो लेट मी गो टूवर्ड्स दैट स्लाइड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आई विल गो बैक टू द कैश पे बैक पीरियड या पे बैक पीरियड, और देन उसकी बुनियाद पे हम जी जी इसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय डिवाइडिंग एनुअल नेट इनकम बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो जो इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दें या एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों रास्ते हैं। आमतौर पे एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाता है, और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट वैसे ही कैलकुलेट की जाती है जैसे आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 होता है। ऐसे ही ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट आमतौर पे किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है, तो उसको एवरेज आउट कर लिया जाता है कि ऑन एवरेज हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसको एनुअल इनकम से डिवाइड करें तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट नेम्स हैं, इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे, लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। The company considering investment of 1,30,000 in new equipment. The equipment is expected to last 5 years and have zero salvage value. Life 5 साल, zero salvage value है। Renault uses the straight line method of depreciation. Sales बताई हुई है 2 लाख, cost मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,32,000 है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद कैलकुलेट किया 30 को 5 से डिवाइड किया एवरेज पर ईयर। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 22,000, 1,80,000। इनकम बिफोर टैक्सेस, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस ही है, तो ये नेट इनकम है। ये जो नेट इनकम है 13,000 की, जो कि ये 5 साल लाइफ है, और हर साल यही बताया जा रहा है कैश डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेल्स हो सकती है हर साल, उसका मतलब हर साल इनकम भी डिफरेंट हो सकती है, प्रॉफिट भी डिफरेंट हो सकता है। सो जितने भी आपके प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स हैं आप उनको ऐड कर लें, 5 सालों के, उसको 5 से डिवाइड करके एवरेज कर लें। 1 मिनट दीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट इनकम्स हैं तो आप उन तमाम इनकम को सम कर लें और 5 से डिवाइड कर दें, एवरेज मिल जाएगी। लेकिन चूंकि अभी तमाम सालों की इनकम सेम है तो एवरेज भी 13,000 ही बनेगा। 13,000 को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, और इन्वेस्टमेंट आपकी 1,30,000 है, जीरो सॉल्वेज वैल्यू है, तो 130 प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2 तो 65,000 बनेगा। 65,000 13,000 डिवाइडेड बाई 65,000 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसकी। तो इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बुनियाद पे भी फैसला किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया दिस इज नॉट द बेस्ट वे। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल तब होता है जब ये वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेट हमारे रिक्वायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेट से ज़्यादा हो। यानी अगर हम मिनिमम प्रॉफिट जो है इदारा किसी भी प्रोजेक्ट से 25% चाहता है, सो एवरी प्रोजेक्ट विच इज हैविंग अबव 25% प्रॉफिट
वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन जिसका 25% से कम होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर फर्ज कर रहे हैं हमारा एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियन 15% प्रॉफिट है और ये प्रोजेक्ट हमें 20% प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो हम इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट माइंड इट, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर डिसीजंस करने की बात आए और अप्रोच देखने की बात है कि विच इज द बेस्ट वे, दिस इज नॉट द बेस्ट वे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है दैट इज ट्रीटेड टू बी एज द बेस्ट वे फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। बट क्योंकि ये सारे तरीकाकार हैं, आपके पेपर में एसएस भी हो सकते हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इन तमाम को ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने पहले वाले मेथड का फ्लॉ आपको बता दिया। फ्लॉ क्या था? ये जो भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं और उसी प्लांट की, जैसे ये वही वाली एग्जांपल है, उसी प्लांट की अगर 30,000 की जो डेप्रीसिएशन है वो भी आप उसी में से माइनस करे जा रहे हैं। तो अगर आप उसी में से माइनस करे जा रहे हैं तो वो तो डबल काउंटिंग हो रही है। उसी प्लांट की वैल्यू से डिवाइड करके आप असेस करना चाहते हैं और उसी प्लांट की कॉस्ट का जो एक्यूमुलेटेड पोर्शन 2 लाख है वो भी आपने 5 सालों के तौर के प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। तो ये जो चैलेंज है इसको ओवरकम करने के लिए कैश फ्लोज डेवलप किए गए। कैश फ्लो से मुराद, अगर आप चीज़ें बनाएंगे उस प्लांट से तो कुछ आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा और डेफिनेटली अगर आप उनको सेल करेंगे तो सेल करने के नतीजे में कुछ रेवेन्यूज जनरेट होंगे और उस रेवेन्यू जो जनरेट होंगे उसमें से ये कॉस्ट माइनस करें तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि नेट कैश फ्लोज क्या है और फिर नेट कैश फ्लोज को बेस बनाते हुए सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वेरी स्टीवर्ड शिपिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 130,000 इन न्यू इक्विपमेंट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू 0 है। एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लोज बताए हैं 200,000। ये इनफ्लोज हैं जो कस्टमर से मिलेंगे और आउटफ्लोज यानी ये इनफ्लो खुद ब खुद नहीं होंगे। जैसे मैंने बार बार बताया कि प्लांट के अंदर से पैसे नहीं निकलना शुरू हो जाने, हमने प्रोडक्शन करनी है तो कॉस्ट भी लगेगी, उसको सेल करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एनुअल कैश फ्लो 24,000 रुपया मिल रहा है हमारे लिए। आज 1,30,000 इन्वेस्टमेंट करना वायबल है या नहीं, इसको डिसाइड करना है बेस्ड अपॉन दिस कि 24,000 रुपया में हर साल मिलेगा लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर 10 साल। अगर हम अपेरेंटली देखें 24,000 ज़रब 10 करें तो 2,40,000। लेकिन सवाल ये है कि जो 1 साल के बाद 24,000 मिलना है क्या उसकी वैल्यू आज भी 24,000 है? तो जवाब नहीं में है। उससे अगले साल जो मिलना है उसकी वैल्यू क्या आज भी 24,000 के बराबर है? तो नहीं। इसका मतलब जितने 24,000 फ्यूचर में मिलने हैं उन तमाम की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसके टोटल को इसमें से माइनस करें 1,30,000 के अंदर से, फिर जाके हमें डिसाइड करने में हेल्प होने का नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। अभी जो कि हम कैश पे बैक पीरियड की बात कर रहे हैं तो जितना मिलना है हम इससे देखेंगे हमारे लगाए हुए पैसे कितने अरसे के अंदर हमें वापस मिल सकते हैं। दो तरीका कार, एक तो है कि आप कैश फ्लोज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। अगर मेरे साथ आप करें, पहले साल कितना कैश फ्लो मिलेगा आपको? 24,000। दूसरे साल फिर 24 मिलेगा तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 48। फिर उससे अगले साल मिलेगा 24,000 तो 72 हो जाएगा। फिर उससे अगले साल 24 मिलेगा तो 96,000 हो जाएगा। और अभी ये 4 इयर्स हो गए हैं, अगर फिर 24,000 ऐड करेंगे तो ये 120,000 हो जाएगा। 1,20,000 5 सालों में जाके होता है। लेकिन छठे साल के अंदर भी कुछ पैसे मिलेंगे तो जो आपको 130,000 पूरा होगा आपका। तो एक तरीका कार ये है कि आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बना लें और अगर ये इक्वल कैश फ्लोज हैं तो फिर तो आप ये शॉर्टकट वाला तरीकाकार भी फॉलो कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है कि आप जो एनुअल कैश फ्लोज हैं उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दें तो आपको कैश पे बैक पीरियड मिल सकता है एवरेज, यानी 5.42 ईयर्स। फाइन। ये ऐसे कैलकुलेट कर लें जैसे मैंने कहा कि 5 साल तक चले तो 1,20,000 पूरा हो जाता है और आखिरी साल आपको 10,000 और चाहिए छठे साल के अंदर। लेकिन उस पूरे साल के अंदर आपका जो कैश फ्लो हो रहा है वो 24,000 है। तो 10,000 को डिवाइड कर दें 24,000 से, यानी रिक्वायर्ड कैश फ्लो को साल के एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड कर दें तो आपको फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मिल जाएगी जो कि 0.42 बनती है कि 5.42 ईयर्स में पे बैक हो सकता है। क्या ये शॉर्टकट है या वो तरीका का जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ वही तरीका का ज़्यादा बेस्ट है?
बिकॉज उस तरीकाकार के अंदर अगर अनइवन कैश फ्लोज हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट 300,000 की है, एनुअल कैश फ्लो 60, 90, 90, 120, 100 एक जैसे नहीं है। तो ये तरीकाकार जो मैंने बताया, पर इसी को फॉलो करेंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाए 60,000, अगले साल 90 मिला, 1,50,000 हो गया। अगले साल फिर 90 मिला, 150 में 90 ऐड कर दें तो 240, फिर 240 हो गया, हमें कितना करना है 300,000। तो इसका मतलब कितनी डेफिशिएंसी है 60,000 की इन 2 सालों के दरमियान, यानी थर्ड और फोर्थ ईयर के दरमियान कहीं हमारा पे बैक पूरा हो जाता है, जितने लगाए हुए पैसे वो रिकवर हो जाते हैं। तो हमें अगले साल पूरे साल में कितने मिलने हैं, 1,20,000। वट वी रिक्वायर टू एड टू बी पे बैक, हमारा कितना बाकी रिमेनिंग रिक्वायर्ड है, वो 60,000 है। तो अगर 60,000 रिक्वायर्ड है पूरे साल में, 1,20 मिलेगा, तो 60 कितने अरसे में मिलेगा, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। 60 को 120 से डिवाइड कर लें तो 0.5 बनता है, 0.5 ईयर यानी 3.5 साल में आपका पे बैक पीरियड पे बैक हो जाएगा। समझ आ रही है बात पे बैक पीरियड के हवाले से? any confusion in this payback period? नो सर। ओके क्लियर है सर। जी, चलिए दैट्स ग्रेट। कोई अभी तक कोई किसी को कंफ्यूजन है पूछना चाहे, जो कि मेन तो वही है जो आगे आने जा रहा है। अच्छा जी, समी साकिब साहब कह रहे हैं हाउ वी कैन गेट दी स्लाइड जेंटलमैन। मैंने पहले भी बोला, आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फाइन, क्योंकि सर ऐसा जी ऐसा सर चूंकि आमतौर पे इज इट पॉसिबल कि वन बाय वन अगर आप सबको शेयर करेंगे, हम एक रिफ्रेशर कोर्सेज के हवाले से एक ग्रुप बना लें, सबको हाँ इसी पे आप शेयर बना करें। लें, क्योंकि मेरे पास तो सबके नंबर्स नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास हैं तो आप बना दें ग्रुप, मैं उसमें मुझे ऐड कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, नो इश्यूज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मैं मच। ये भी और जितना भी रेलेवेंट स्टफ है जो पहले, अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हैं या वैसे लाइव क्लासेस ली हुई हैं वट, तो मैं वो सारा शेयर कर दूंगा। देयर इज नो हार्म इन दैट। आपका फायदा है इसमें तो अच्छी बात है, ये तो आपके फायदे की चीज़ है। ठीक हो गया। तो अगर आप में से कोई जिम्मेदारी कबूल कर ले तो जी आई एम मोर देन हैप्पी। मैं तो खुशी खुशी। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा जनाब, तो अभी जो मैंने दूसरा फ्लॉ बताया था वो ये था, अभी यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक हमें नज़र नहीं आएगा इन स्लाइड्स पे, वो वैसे मैं एक्सेल फाइल पे आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। लेकिन अगर ये देखें, ये 60,000 फ्यूचर में मिलना है तो इसकी आज वैल्यू 60,000 नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग दीज कैश फ्लोज, हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पहले निकालने चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इन कैश फ्लोज के निकालने चाहिए, और फिर उनको इस तरह से एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो वो जो कि अभी स्लाइड्स पे नहीं है, जब आगे चलते हैं तो वो मैं आपके सामने करूँगा। अभी एग्जाम्पल आपके सामने है, जितना अभी आपने सुना इसकी जजमेंट भी हो जाएगी अगर आप में से कोई इसको रिस्पॉन्ड कर सके। फाइव ईयर सर। जी, ये कैसे कैलकुलेट किया आप ये भी बता दीजिएगा। सर इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया एनुअल कैश फ्लो से। अच्छा जी, कितने हैं कैश फ्लोज ये भी बताइएगा। सॉरी सर, ये नेट इनकम दी हुई है, मैंने जी, पढ़ा नहीं सही। जरा दोबारा सॉरी। करिएगा, फिर करें मैं दोबारा कैलकुलेट। सर डी ऑप्शन। जी जेंटलमैन,
डी ऑप्शन। जी आंसर बता दीजिएगा। 3.08 कह रहे हैं आप या 13.33 कह रहे हैं? 13.33। अच्छा, अब आप खुद देख लें कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 8 साल है, ठीक है, और उसका पे बैक अगर 13.33 ईयर्स निकले तो क्या ये लॉजिकली दुरुस्त होगा? नहीं सर। जी, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप ऐसा प्रोजेक्ट देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि जिसमें 13 साल के बाद भी पैसे, यानी प्रोजेक्ट तो है ही 8 साल लाइफ का, 8 साल के अंदर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे बल्कि 13 साल बाद पूरे होंगे, तो ये तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। दोबारा चेक करें। सर बी ऑप्शन। जी सर बी ये ऑप्शन बी क्या है? बी ऑप्शन आएगा। डी फॉर आंसर बताएं। 13.33, 3.08। 3.08, ये कैसे निकाला वो भी बता दीजिएगा। सर सर जो कैश फ्लो जो आ डेट रहा है उसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर। जी कैश फ्लो नहीं दिया हुआ, ये बार बार आप ये समझें, ये असल में इनकम दी हुई है। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये रेवेन्यू में जब तमाम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस होती होगी, ऐसे ही है? जी सर होती तो इसका मतलब इस जो प्रॉफिट दिया हुआ है इस तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। फाइन, डेप्रिसिएशन अगर माइनस हो चुकी हुई है तो हमें अगर कैश फ्लो निकालना है तो हमें इस पर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की ज़रूरत है। तो हम डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 0 स्क्रैप वैल्यू है, 8 साल लाइफ है, मेथड स्ट्रेट लाइन यूज होता है, तो 1 लाख को 8 से डिवाइड करें, आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगी। ऐसा ही है जी? है। जी सर। 12,500 बनती है। तो 12,500 जी, तो 12,500 डेप्रिसिएशन थी, 20,000 जमा 12,500 करेंगे तो ये आपके एनुअल कैश फ्लोज बनेंगे। फाइन, 32,500। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी, डिवाइडेड बाय 32,500, तो ये 3.0759 बनता है, तो ये राउंड करके 3.08 है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करें। इसी तरह पेपर के अंदर जो सवाल होते हैं एमसीक्यूज, उनके अंदर पहले सवाल को पढ़ने की ज़रूरत है रिक्वायरमेंट वाइज और जो डेटा दिया हुआ है, और अकॉर्डिंगली फिर उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आई होप ये बात समझ आई है जी आपको। जी सर आ गई। चलें, दिस इज येट अनदर एक और सिनेरियो आपके सामने, अगर आप इसका रिस्पॉन्स दे सकें। जी क्विकली जवाब देने वाली बात है, आप तो अच्छा खासा सोच में पड़ जाते हैं।
9 लाख रुपए की कॉस्ट है आपकी, 6 साल लाइफ है, कंपनी एनुअल कैश इनफ्लो एस्टिमेट करती है 400,000 और 190,000 का। ये तो कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, ये तो इनकम भी नहीं लिखी हुई। तो अगर आप नेट कर लें 2,10,000 रुपए के आपके एनुअल कैश फ्लोज बनते हैं। 9 लाख को डिवाइड कर दें अगर आप 2,10,000 से, यू कैन गेट द आंसर। मेरा ख्याल है आप क्योंकि सारे खामोश हो गए, आई थॉट इट बेटर कि बजाय इसके कि आप करें मैं करें। चले, तो इसके बाद जो फिर सारे तरीक़ाकार हैं जिसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी है, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी फॉल करता है, और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी फॉल करता है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है, इसके अंदर फ्यूचर जितने कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तरीकाकार स्टेप्स बताए हैं। कैश इनफ्लोज आर डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू and then compared with capital outlay required by the investment. The interest rate used in discounting is the required minimum rate of return, यानी opportunity cost जितनी हमें फेस करना पड़ेगी उस required rate of return से हम डिस्काउंट करेंगे। प्रपोजल एक्सेप्टेबल होगी when NPV is zero or positive, जीरो या पॉजिटिव। जीरो इसलिए कि बाद हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर लेते हैं, और अगर पॉजिटिव हायर अगर डिसाइड करना है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो हायर द एनपीवी, यानी अगर पॉजिटिव एनपीवी ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, कम होगी तो कम अट्रैक्टिव होगा। सो हम किस को चूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा एनपीवी दे रही है। और अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट तब एक्सेप्टेबल होगा जब ज़ीरो एनपीवी हो या ज़ीरो से ज़्यादा, मीन पॉजिटिव। ज़ीरो इसलिए बॉटम लाइन है। इन सर्टेन केसेस हम ज़ीरो प्रॉफिट पे भी काम करने पे तैयार होते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है अब एक नई मार्केट के अंदर एंटर हो रही हो, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के नतीजे में आप मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे तो कल को आपका मार्केट शेयर बनेगा एंड यू मे जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। आसान हो रही है जरा 2 मिनट। ये जो हम लोगों ने एक बॉक्स में जी, तो जो हम बात कर रहे थे वो ये था जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर पहले तमाम कैश फ्लोज जो फ्यूचर में मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी।
और फिर उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाएगा, देन डिसाइड करेंगे पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लें, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें। जीरो या पॉजिटिव के हवाले से बात हुई है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि बाज़ औक़ात जीरो पे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा हमारे लिए। ये उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, फ्लो चार्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू अब नेट कैश फ्लोस, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दें, अगर पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो एक्सेप्ट कर लें। ये वही वाली मिसाल जो पहले से चलती आ रही है, ये उसी मिसाल के बारे में 1,30,000 जिसमें आपने जो पीछे आपने जिसका प्रेजेंट वैल्यू वो कैश फ्लो कैश पे बैक में निकाला है, 24,000 रुपये अगर आपको एनुअली मिले, और ये उसी वाले सवाल में जिसका 10 सालों तक 24,000 आपको मिलना और 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी 12% पे। 12% पे अगर सेम कैश फ्लोज हैं तो यू विल गो टूवर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल, वहां से देख लें या खुद सॉल्व कर लें, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन ओवर आई, ये सारा करने के बाद वो वैल्यू निकाल रहे हैं या टेबल से देख लें तो ये 5.65022 फैक्टर बनता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 24,000 जो एनुअल कैश फ्लो है, तो यानी 24,000 वैसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2,40,000 बनता है, लेकिन तमाम कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,35,000 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1,30,000 है, माइनस करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए जीरो से ज़्यादा एनपीवी दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। आई होप ये बात समझ आई है जी आपको। जी मुझे लग रहा है मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ और खुद ही जी पढ़ा जी रहा हूँ। जी जी सर, जी समझ आ गई। समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है? बहुत सारे। अच्छा जी, चलें। सो ये एक समझाने के लिए चीज़ आपके सामने एक और शेयर की जा रही है कि अगर आप गौर करें जो मिसाल पहले चल रही है, 24,000 हर साल एक जितना मिल रहा है आपको, फाइन, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो बोले 1,35,000 बन रही है, 2,40,000 टोटल कैश फ्लो है, लेकिन हर साल एक जितना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट सेम हो, लेकिन अगर पीरियड डिफरेंट है तो चूंकि पीरियड चेंज होने से उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे फर्क पड़ जाता है। Stewart Shipping Company expects same total net cash flow 240 over the life of the investment. Because of a declining market demand for the new product, the net annual cash flow is higher in the earlier years and lower in the later year. ये सिनेरियो है हमारे सामने। ये पहले कैश फ्लोज क्या हैं? 34, 30, 27, यानी पहले सालों में ज़्यादा, फिर ऐसा ऐसा कैश फ्लोज कम होते जा रहे हैं। अब ये सीरीज नहीं है कैश फ्लोज की, एक जैसे नहीं है, तो आपको हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी टेबल से। 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन करके टेबल देख लें, या 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन करते जाएं, तो ये आपको 1 2 3 तो ये फैक्टर्स मिलेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्रेजेंट वैल्यूज बनी है, ये प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल जो है 144,000 बनता है। वहां पे एक 35 बनता था, यहाँ पे टोटल उतना ही है, लेकिन चूंकि अर्लियर ईयर के अंदर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर कम मिल रहे होते, यानी कम वाले पैसे एंड वाले सालों में मिल रहे हैं, अगर ये वाले पैसे बाद में मिल रहे होते तो ऑब्वियसली उनकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम हो जाती। तो 1,44,000 को 31 से माइनस करें तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए, फाइन जी। सर ये जो लास्ट वाला था वो एन्युटी बेस्ड था? ये वाला जी, इससे पिछला ये वाला कह रहे हैं? नहीं सर, ये तो कैसे अन साहब? सर ये तो अनइक्वल है। इससे जो पहले आपने इसका कहा था वो हाँ एन्युटी जी, बेस्ड था। इससे पहले वाला एन्युटी फैक्टर है, आप टेबल से देख लें, अगर आप कहें तो मैं टेबल आपको दिखाता हूँ, चलें होल्ड करें, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। 5.65 फैक्टर निकलता है 12% पे। जस्ट होल्ड, मैं टेबल ओपन कर लूँ।
जी नजर आ रहा है जी टेबल? जी सर। अच्छा जी, ये देखिए ये लिखा है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ $1 कंपाउंडेड एट K%, के से मुराद आए है। ये ऊपर लिखा भी होता है कि इनफैक्ट हम ये क्या कैलकुलेट करें, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी है। हम जो कि प्रेजेंट वैल्यू वाली बात कर रहे हैं, तो हम ये प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी। अगर आप गौर करें, आपका रेट ऑफ डिस्काउंट क्या था, कितने परसेंट था? 12%। 12 था ना? जी सर। तो ये 12% और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी थी? 10 साल। तो आप यहाँ पहुंचे 12% और 10 साल के अंदर, तो ये 5.6502 बनता है। यही टेबल के अंदर भी दिया हुआ है, यही आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है समझ आ रही? सर। जी सर आगे। अच्छा चलें, अगर आप इसको अब वो जो सिंगल वाला भी आपको नजर आ रहा है वो देखना चाहें 12% पे 0.8929.7972, अभी मैं आपको दोबारा वो स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, देखेंगे वहां पे भी यही कुछ आ रहा है। जी आ रही है जी स्लाइड नजर? जी सर। ठीक है जी, ये दोबारा देख ले तो ये 5.6502 बनता है, और ये वाला जो सिंगल्स अलग अलग निकाला ये भाई ये 0.89287972 एंड सो ऑन, क्योंकि ये डेसिमल ज़्यादा लिए हुए हैं तो इसलिए राउंड उन्होंने 5 में डेसिमल के बाद किया हुआ, 4 तक लेंगे तो वहाँ पर राउंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा, स्टीवर्ट कंपनी एग्जांपल और बताइए, स्टीवर्ट कंपनी यूज डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। अब ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट जो है वो 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे वायबल है तो वो ताहयात वायबल हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे ज्यादा फेस करना पड़ रही है तो आप उस रेट ऑफ डिस्काउंट से डिस्काउंट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि आप अगर फर्ज कर लें 12% पे तो आपने निकाला, ये 5,605 आपके लिए पॉजिटिव एनपीवी बन रही है। लेकिन अगर हम हमारा डिस्काउंट रेट 15% हो तो ये फैक्टर कैसे है, मैं आपको पहले टेबल से दोबारा दिखा देता हूँ। जी 15% था। ये प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का टेबल देखना है आपने, $1 एनुटी 10 और 15% पे आपने देखना है जी 5.0188 बनता है। तो जी यहाँ पे देख लें 5.01877 है तो उन्होंने राउंड करके यहाँ पे 88 किया हुआ है। तो ये फैक्टर है, इसको अगर 24,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्रेजेंट वैल्यू बनती है 1,20,000 इन कैश फ्लोज की। अगर 15% पे डिस्काउंट करें तो प्रेजेंट वैल्यू 1,20,000 है। अगर इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो जो नेट कैश फ्लो है आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव है। तो अगर 15% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 12% है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ये बात समझ आती है जी? जी सर आती है। सर ये जैसे रेट बढ़ गया तो इसकी कोई लॉजिक थोड़ी सी। अच्छा ये मतलब ये बड़ी नहीं है, ये समझाया गया है कि अगर कंपनी को कॉस्ट ऑफ एक प्रोजेक्ट जो कंपनी की 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रिक्वायर्ड रेट पे एक्सेप्टेबल है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो फॉर एवर एक्सेप्टेबल है। समझ आ रही है बात? ये हमेशा फॉर एवर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ तक समझ आती है बात? जी सर ठीक। अच्छा, वो फॉर एवर एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? वजह यह है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% फेस करना पड़ी है तो मैं 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं वो पैसा कहीं रख के 15% कमा सकता हूँ तो मुझे कंपैरिजन किससे करना चाहिए, 15% पे या 12% पे? 15 से सर। तो ये 15% पे जब डिस्काउंट करें, अगर फर्ज कर लें कि हमें रिक्वायर्ड रेट 15% फेस करना पड़ रहा हो और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो पता लग रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है। तो जो चीज़ समझाने का मकसद है वो ये
कि अगर आप एक प्रोजेक्ट जो किसी एक खास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे वायबल है, वो फॉर एवर वायबल नहीं है, वो किसी और रेट ऑफ रिटर्न पे हो सकता है वायबल रहे, या वो वायबल कैटेगरी से निकल के एक्सेप्टेंस रीजन से निकल के रिजेक्शन रीजन में चला जाए। बात समझ आई जी? जी सर। सर लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो इसकी जी देखा जाए तो मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हाँ, मतलब यानी वो कि भी बढ़ ज़्यादा गई। आनी चाहिए। यानी अगर फर्ज कर लें मार्केट में आज 10% रेट है या 12% रेट है, स्टेट बैंक अनाउंस कर देता है नई मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों में स्टेट बैंक ने 0.5% रेट बढ़ा दिया, 7% रेट था इंटरेस्ट, अब 7.5% हो गया, या 2.5 बढ़ाया है बैंक का। तो अगर ये सरकार अनाउंस कर देती है कि जनाब ये रेट मार्केट में चलेगा और बैंक्स उतने परसेंट पे डिपॉजिट लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब जो पैसा आप इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट में ना लगाएं तो आप कहाँ पे रख सकते हैं? बैंक में। तो बैंक से आपको क्या मिल सकता है? क्या वो 10% ही मिल सकता है? अभी भी नहीं, जो मार्केट से मिल सकता है आप उसी की बेस पे उसको डिस्काउंट करेंगे। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वही होगा जो आज मार्केट में रेट चल रहा है। ठीक है सर। ये क्लियर नहीं हुई बात? फिर पूछ लें। सर मैं आज जरा इसे स्टडी करूंगा, फिर अगर कोई अच्छा, कंफ्यूजन हुई तो। ठीक है जरूर, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये डिस्काउंट रेट मैं नहीं चेंज कर रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इनफैक्ट इदारों के अंदर फर्ज कर लें हमने आज एक कैलकुलेशन की कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, आज मार्केट में 12% इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा था, फाइन। जी आपने एक सर। रिपोर्ट सबमिट कर दी टॉप मैनेजमेंट को, जी ये प्रोजेक्ट वायबल है, फाइन। कल मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया और पता लगा कि ये प्रोजेक्ट तो वायबल ही नहीं है, बल्कि इसमें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो वो आपको पकड़ें कि जनाब ये नेगेटिव हो रही है, आपने कहा था ये प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी इतनी जनरेट करेगा और ये वायबल है, तो आपके पास जवाब है जनाब जब मैंने इवेल्युएट किया तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिवेल कर रहा था, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फेस करना पड़ी थी, वो 12% थी। तो अगर 12% ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ती तो ये प्रोजेक्ट वायबल है, लेकिन अगर 12 से ज्यादा फेस करना पड़े तो वी नीड टू रीअसेस, हमें दोबारा असेस करना पड़ेगा क्या ये इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। समझ नहीं आई बात? ठीक है सर, आप समझ आए। चलिए एक और एग्जांपल से बात समझाता हूँ। फर्ज करें आपने मुझे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पड़ी थी। एक हमारा वो जो डिसीजन होता है मेक और बाय का, खुद बनाए या मार्केट से खरीदें। फर्ज कर ले मेक वाली ऑप्शन है, खुद बनाने वाली। आप खुद बना रहे हैं तो 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ती है, मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 12,000 रुपये कॉस्ट पड़ती है। ठीक है जी, तो क्या जी करना पसंद करेंगे? सर, मेक करेंगे। मेक करेंगे, फाइन। लेकिन हमें ये पता चला कि अगर हम मार्केट से खरीदेंगे तो जो हमारी फैसिलिटी है जिस पे आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो फैसिलिटी स्पेयर हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। और उस फैसिलिटी को अगर हम कहीं रेंट आउट ही कर दें तो हमें 4,000 रुपया वहां से रेवेन्यू मिल सकता है। कितना मिल सकता है जनाब? 4,000। 4,000। अब ये बताएं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है अगर हम खुद बनाते रहेंगे। तो 4,000 रुपया जो आप कमा सकते थे वो आप कमा नहीं पाएंगे, ऐसा ही है ना? जी सर, ऐसे ही है। तो 10,000 हमारी बनाने की कॉस्ट है, और 10,000 4,000 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बनाने की सूरत में कि अगर नहीं बनाएंगे तो हम किराया कमा सकते हैं। तो इसका मतलब 14,000 रुपये कॉस्ट है खुद बनाने की। मार्केट से खरीदने की कॉस्ट कितनी है? 12,000। क्या वायबल है? सर खरीदना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो जी सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी जो थी नहीं और मैंने ऐड कर दी। अगर फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज है, यानी पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1,000 रुपया है, कितनी है जनाब? 1,000। 10,000 बनाने की कॉस्ट है, 1,000 रुपया रेवेन्यू कमा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,000 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 11। फिर भी 11। बनाना महंगा है, बनाना सस्ता है, मार्केट से बनाना खरीदना सस्ता। महंगा है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,000 की बजाय 3,000 है, 4,000 है, तो फिर क्या प्रोजेक्ट का डिसीजन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सर। तो लाइक ठीक। वैसे ही यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आज 12% है तो ये प्रोजेक्ट 12% पे तो वायबल है,
लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, तो बात समझने की कोशिश करें कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो रहा है ना। जब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा तो जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं उनकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। ऐसा ही है। जी सर, ठीक है, अगर समझ आपको सकते 1% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़े तो आप एक साल के अंदर 100 रुपए पे सिर्फ 1 रुपया इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। लेकिन अगर 6% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़े तो आप कितना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं? 6%, 6 रुपए। यानी अगर वो 1 रुपया 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो शायद अगर 1% पे निकालें तो वो 99 बनती हो, लेकिन अगर 6% पे निकालें तो शायद वो 94 बनती हो। सर। समझ आ रही है जी? जी सर। अच्छा। जी ये आपके सामने है एक अगेन 12%, 10% लाइव है, तो ये एग्जांपल्स वगैरह तो आप खुद कर लीजिएगा। The company considering investing in now equipment to produce fat-free snack foods, initial investment ये है। 5 साल के बाद आप मशीन को ओवरहॉल करवाएंगे तो और पैसे आपके लगेंगे। सॉल्वेज वैल्यू 10 सालों के एंड पे 20,000 मिलेगी। वो तो सादी सी बात ही। अब जरा थोड़ा सा लॉन्ग सिनेरियो है। डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। एनुअल कैश फ्लो जो मिलेंगे 5 लाख। आउटफ्लो होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए 2 लाख। मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000 है। अदर डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 है। सो अगर अब नेट करें 500 मिलेगा, 200, 340 ये माइनस कर दें तो आपका नेट जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल में मिलेगा वो 2,30,000 है। तो ये 2,30,000 आपको कब तक मिलना है? 10 सालों तक। ठीक है। अब अगर कैश फ्लोज की लिस्ट बनाए तो देयर आर मल्टीपल कैश फ्लोज। ये 230 मैंने अभी कैलकुलेट किया था। अब जो कैश फ्लोज में वो लिस्ट बना रहा हूँ, एक है टाइम 0 पे कैश फ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल आपने करवाना है इक्विपमेंट को 5वें साल में करवाना है, तो 5 वो एंड पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बाद में देखते हैं। चलिए पहले मैं ये बता दूँ। तो ये 5वें साल में करवाना है और आपको एनुअल कैश फ्लोज मिलने हैं 1 से 10 ईयर्स तक 2,30,000। और जो सॉल्वेज वैल्यू है वो 10वें साल में मिलनी है 20,000। अब हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाले। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही रहती है, वो ऐसे कैसे आ गई। जो 5 सालों बाद आपको 2 लाख रुपए लगाना, आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए भी नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू 99,000 है। प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है। ये जो 2,30,000 हर साल मिलना है इस पे ये एन्युटी फैक्टर लगाया गया है क्योंकि सेम कैश फ्लोज हैं। तो 2,10,000 30,000 पे एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। और 10वें साल आपको कैश फ्लो मिलना है रेजिडुअल वैल्यू, वो हर साल नहीं मिलनी, सिर्फ 10वें साल के एंड पे मिलेगी। तो 20,000 एंड आपकी रेजिडुअल वैल्यू है, उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रेजेंट वैल्यूज आपके सामने आती हैं। ओवरऑल नेट कर लें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। जी यहाँ तक समझ आती है बात? तो सर ये ओवरऑल और स्क्रैप सैल्वेज वैल्यू इस पे सिंगल फैक्टर लगाया हुआ है ना? जी सिंगल। ये बार बार मिलना है या एक ही दफ़ा मिलना है पैसा? एक दफा ही मिलना है सर। तो अगर एक ही दफ़ा मिलना है तो फिर ईयर वही लेंगे जिसमें ये मिलना है, टेबल जी देखते हैं। जी टेबल देखते हुए ईयर वो लेंगे जिसमें ये मिलना है और उसकी ही प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी ना। ठीक है सर, ठीक। जी समझ आ गई है जी बात? जी सर, आगे सर। अच्छा जी, मैंने साथ व्हाट्सएप देखा आपकी बात सुनते हुए तो 2 मैसेज आए हैं। मैं 2 ग्रुप क्रिएट कर दिए आपने। अच्छा जी। सर एक अब एक एक तो और। मैंने क्रिएट किया था, शायद इससे पहले किसी और ने भी क्रिएट किया हुआ था, फिर एक टेल कर देते हैं। अच्छा अब जो डिलीट करना है वो फिर डिलीट कर दें ताकि ये पता लग जाए किसमें ज़्यादा लोग हैं, उसको भेज देते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ठीक है यार। ओके। अच्छा जी। तो जिनका सवाल था उनको समझ आइए जी बात, जो अभी पूछ रहे थे। ये जिस साल में कैश फ्लो होगा उस साल का ही फैक्टर देखेंगे। ये जैसे 2,30,000 हर साल में होना है तो एक तरीकाकार ये है कि पहले साल का 2,30,000 उससे पहले साल का फैक्टर ले लें, दूसरे वाले के साथ दूसरे साल का, इन तमाम को भी अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई करें उसके पर। लेकिन ये चूँकि टाइम टेकिंग काम है और अगर आपके पास आसान रास्ता मौजूद है
कि आप एनुटी फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अप्रोप्रिएट कि आप एनुटी फैक्टर यूज़ कर लें, वरना इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर हार्म कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। 9 लाख रुपया आपको लगाना पड़ेगा। मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उसमें से पढ़ रहा हूँ। 4 लाख मिलेगा, 1,90,000 का आउटफ्लो होगा, 2,10,000 आपका इनफ्लो है नेट, 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 9% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 4.48 फैक्टर बनता है 2,10,000 जो कि आपको मिलना है हर साल, और प्रोजेक्ट की लाइफ 6 साल बताई हुई है, तो 6 साल को 1 to 6 या तो हर दफ़ा अलग-अलग डिस्काउंट कर लें या एनुटी फैक्टर ले लें। ये प्रेजेंट वैल्यू बनती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9 लाख है, नेट कर लें, प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है जी। जी समझ आ रही जी बात? जी सर चलिए ठीक है। अब ये एक तरीका कार आपके सामने नज़र आ रहा है, इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। आइडियली हम प्रोजेक्ट्स को एनपीवी की बुनियाद पे ही रैंक करते हैं। अभी बोला गया था प्रोजेक्ट बेहतरीन होगा वो वाला जिसकी एनपीवी मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जिसके अंदर ज़्यादा एनपीवी है, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कम अट्रैक्टिव होगा जिसके अंदर कम एनपीवी है। फाइन, तो हम एनपीवी की बुनियाद पे ही डिसाइड कर रहे हैं। तो प्रपोजल्स जो हमारे सामने आती हैं, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो एक ज़्यादा और एक कम एनपीवी दे रहा है तो हम ज़्यादा एनपीवी वाले को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उन प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में फ़र्क है तो फिर हमें जो डिसाइड करना चाहिए वो एनपीवी को देख के नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बनाना चाहिए। वो क्या तरीका कार है वो अभी आपके सामने रखते हैं। ये एग्जांपल है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ईच अज्यूम टू हैव 10-year लाइफ एंड 12% डिस्काउंट रेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है 40 और 90। एक पे 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, दूसरे में 90,000 की इन्वेस्टमेंट है। नेट एनुअल कैश इनफ्लोज हैं 10,000 और 19,000 रुपए के। सॉल्वेज वैल्यू 5 और 10,000 रुपए की है। प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालते हैं 10,000 रुपए की, ये जो आपको सॉल्वेज वैल्यू मिलनी है वो जस्ट वन टाइम मिलनी है 5,000, और एनुअल कैश फ्लो 10,000 जो है ये 5 साल लाइफ है, अगर सॉरी 10 ईयर लाइफ है तो 10 ईयर्स तक मिलने हैं। तो 10,000 पे एनुटी फैक्टर लगाया, 5,000 पे सिंगल सम का, तो ये 58,112 बनता है। 40,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 58 में से माइनस करें 18,112, एनपीवी पॉजिटिव है 18। यहाँ पे देखें तो 90,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 19,000 एनुअल कैश फ्लोज हैं, 10,000 एनपीवी वो सॉल्वेज वैल्यू है, 10,000 पे सिंगल अमाउंट का फैक्टर है, 19,000 पे एनुटी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। प्रेजेंट वैल्यू को लेके हमने माइनस कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो एनपीवी पॉजिटिव है 20,000। अब इन दोनों को देखें तो प्रोजेक्ट जो बेहतरीन नजर आ रहा है वो प्रोजेक्ट बी है। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि 40,000 लगा के हम 18,000 का एनपीवी कमा रहे हैं, 90,000 लगा के सिर्फ 20,000 का कमा रहे हैं। तो अगर तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिफरेंट हो तो फिर आप एनपीवी से अगला स्टेप आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला मेथड ऑप्ट करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किया, यानी आप समझने की फिर कोशिश करें। 40 के अगर 2 ही प्रोजेक्ट लगा लें तो 18 36 एनपीवी मिल सकती है। तो बजाय इसके हम बी में लगाएं तो शायद हम एक प्रोजेक्ट डबल कर लें, उसमें इन्वेस्टमेंट डबल कर दें। बहरहाल आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे इस सिनेरियो के अंदर। तरीका कार क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दें। तो नेट कैश फ्लोज 58 और 1,10,000 हैं, इनको डिवाइड कर दें 40 और 90 से। आप डिवाइड करके जो रेट निकलेगा उसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करेंगे। हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका हाई होगा उसको प्रेफर करेंगे। तो देखिए प्रोजेक्ट ए का हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, हम इसको प्रेफर करेंगे। आई होप बात समझ आई है जी आपको। सर अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम ये देखें कि 40,000 वाला एक ही प्रोजेक्ट था और है ही नहीं। जी ऑप्शन ही एक है, फाइन जी ऑप्शन ही है कि तो ठीक है। फिर हम इसको नहीं लेंगे मतलब। फिर आप देखें ना, अगर ये ऑप्शन ही एक है, इवन देन आपका पैसा तो स्पेयर रहेगा ना 50,000 रुपया। जी सर। 40,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें और 50,000 कुछ ना करें, हरामी भी करें, तो बैंक में रख पे उस पे ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेंगे। हाँ या ना बता दें।
जी सर सही। तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। समझ आ रही है जी? जी सर आगे। ठीक। जी, तो प्राइमरीली ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी लाइट के अंदर हैं, इसी तरह से ये चल रही हैं। आप इसी तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अभी IRR रहता है, मैं ग्रुप के अंदर ये रेलेवेंट स्लाइड्स हैं शेयर कर देता हूँ, बट आई विश कि आप कुछ लोग पढ़ लें और पढ़ने के बाद कल जो अपने चैलेंजेस हैं, अगर NPV मेथड से रेलेवेंट को क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है वो क्वेश्चन मेरे से शेयर कर दीजिएगा उस ग्रुप के अंदर, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैं वो एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूँ जिसमें ऑलरेडी सॉल्व हुए हुए हैं, आप उसको रिव्यू कर दें, उसमें चैलेंज हो वो भी पूछ सकते हैं। IRR चूँकि आप थोड़ा सा NPV को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे IRR समझाना आसान हो जाएगा। मैं IRR वाले टॉपिक पे फिर कल बात कर लूँगा आपके साथ। फाइन जी? जी दैट्स फाइन। जी सर सही। चले, जिंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी। मैं स्लाइड्स और रेलेवेंट स्टफ अभी शेयर कर रहा हूँ जी आप लोगों के साथ।